नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था। परमाणु की उत्पत्ति यानी परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो जो महर्षि कणाद थे उनके बारे में हमने देखा था। उसके बाद में यूनानी दार्शनिक थे, फिर डाल्टन ने 18वीं सदी के अंतर्गत परमाणु के बारे में हमको जानकारी दी। उसके बाद हमने रासायनिक संयोजन के दो नियमों के बारे में अध्ययन किया था। रासायनिक संयोजन का जो पहला नियम था वह था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम जो यौगिकों के लिए था। ये दोनों ही नियम लेवासिए तथा जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिए गए। अब इसके बाद में जो अपन आज अध्ययन करेंगे वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने 18वीं सदी के अंदर 1808 में उन्होंने परमाणु के बारे में विस्तृत जानकारी पूरे विश्व को दी और उन्होंने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया और परमाणु किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, किस प्रकार से वो प्रकृति के अंदर उपस्थित है, इन सब को बारे में उन्होंने जानकारी दी और उन्हीं नियमों को परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत कुछ मुख्य अभिग्रह दिए थे जिनको आज अपन अध्ययन करेंगे। तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 18वीं सदी के अंतर्गत भाई 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने बताया था। उसके बाद में यूनानी दार्शनिक आए और भी कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके जो बकुदा कात्यायन वगैरह है इन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन विस्तृत जानकारी जो अपन पढ़ रहे हैं आजकल वर्तमान में वह परमाणु के बारे में जो जानकारी थी वह डाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी। समझ में आ रही बात? अब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अंदर क्या क्या बातें बताई उनको अपन आज अध्ययन करेंगे। देखो इधर सबसे पहले यदि अपन बात करें तो पहला ही अपना नियम है इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो वे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो पहला अभिग्रहित अपन को क्या बतलाता है कि प्रकृति के अंदर जितने भी सभी प्रकार के तत्व यौगिक मिश्रण या यूं कहें कि पदार्थ मौजूद है वह सभी प्रकार के पदार्थ किसी न किसी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं और उन्हीं सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी कुल मिलाकर बात कहें तो सभी प्रकार के पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं और उन्होंने उसी को क्या कहते हैं? अपन परमाणु कहते हैं। ये पहला मुख्य अभिक्रिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना है जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें अपन लेते तो पदार्थ हैं कि भाई जैसे मान लो आपको जल का ही निर्माण करना है तो हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन की गैस के मॉलिक्यूल लेंगे, अणु लेंगे या और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें अपन अणु या तत्वों को लेते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पुराने तत्वों से नए तत्वों का या पुराने यौगिकों से नए यौगिकों का जो निर्माण होता है या नए पदार्थों का जो निर्माण होता है वह निर्माण परमाणुओं के द्वारा होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? तो परमाणु भाग लेते हैं। समझ में आ रही बात? ये कौन भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में? परमाणु भाग लेते हैं। ठीक है। अगली बात जो है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने क्या बताया कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु जो है उसको ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत परमाणु जो है वह कैसे होते हैं? स्थिर, स्थायी होते हैं। यानी न तो उनको अपन बना सकते हैं और ना ही उनको क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। यानी उन परमाणुओं के द्वारा यदि किसी पहले वाले समूह के साथ में जुड़े हों तो उनके गुणों को उनके गुण अलग होंगे और यदि वह किसी दूसरे रूप में चेंज होंगे तो उनके गुण अलग होंगे। यानी परमाणु केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। उनको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह सबसे मुख्य बात है कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो अपन उसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। वह कैसा कण है? एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता। परमाणु स्वतंत्र इकाई है ना, और वह स्थायी है। वैसे तो परमाणु जो प्रकृति के अंदर मौजूद होते हैं वह किसी अणु रूप में, यौगिक रूप में यानी अकेले परमाणु नहीं रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वह पदार्थ जो है उनको अपन
तो परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उनको नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। एक ही प्रकार का यदि कोई पदार्थ है, जैसे कि मान लो अपन बात करें कि लोहा, तो लोहे क्या है, एक तत्व है। तो लोहे के अंदर जितने भी प्रकार के परमाणु होंगे वह सभी एक ही प्रकार के होंगे, यानी उनके अंदर उनके गुण, उनका द्रव्यमान, उनके जितने भी रासायनिक गुणधर्म हैं, भौतिक गुणधर्म हैं, वे सभी क्या होंगे, एक दूसरे से समान ही होंगे। यानी एक ही तत्व के अंदर, यहाँ पर अपन यौगिक या मिश्रण की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही अणु की बात कर रहे हैं, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल तत्व की। तो एक ही तत्व के अंदर उपस्थित सभी प्रकार के परमाणु जो होते हैं वे कैसे होते हैं, समान प्रकार के होते हैं, यानी उनके द्रव्यमान, उनका रासायनिक गुण, उनके भौतिक गुण सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, यानी एक ही तत्व के जो होंगे उसके अंदर परमाणु कैसे होंगे, लगभग सभी समान प्रकार के होंगे। अगला जो है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब यदि एक तत्व की दूसरे तत्व से तुलना करें, लोहे की मैं एल्यूमिनियम से करूं, लोहे की मैं जिंक से करूं, या किसी अन्य प्रकार से पदार्थ या तत्व से करूं, तो उन तत्वों का दूसरे तत्वों से गुणधर्म में क्या आएगी, भिन्नता आएगी। यानी लोहे के गुण अलग होंगे, लोहे के परमाणुओं के गुण अलग होंगे, एल्यूमिनियम के परमाणुओं के गुण अलग होंगे, जिंक के परमाणुओं के गुण अलग होंगे। एक ही तत्व के अंदर सभी प्रकार के परमाणु तो समान होते हैं, लेकिन अलग अलग तत्व यदि हमने ले लिए हैं तो उनके द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में क्या होगी, भिन्नता होगी। ध्यान रखना, इस बात समझ में आ रही बात ये कि भाई एक ही तत्व है तो उनके अंदर तो उपस्थित सभी प्रकार के परमाणु क्या होंगे, समान, लेकिन अलग अलग प्रकार के हमने तत्व लिए हैं तो उनमें क्या होगी, परमाणुओं के अंदर क्या आ जाएगी, भिन्नता आ जाएगी, उनके द्रव्यमान में भिन्नता आएगी, उनके रासायनिक गुणधर्म में क्या आएगी, भिन्नता आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो अगला है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी व पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। आपको पहले पिछली वाली कक्षा में हमने यौगिक की एक परिभाषा लिखवाई थी। क्या होता है यौगिक, तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनने वाले पदार्थ को अपन क्या कहते थे, यौगिक कहते थे। ठीक है ना, क्या था यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने वाले पदार्थ को ही क्या कहते थे, यौगिक कहते हैं। तो यही बात कही है उन्होंने, डाल्टन ने भी, कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो है तो परस्पर छोटी व पूर्ण संख्या, छोटी व पूर्ण संख्या के अंतर्गत है कि 1 2 3 4 ये, ठीक है ना, और पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने यौगिक के बारे में बताया डाल्टन ने कि यौगिक क्या होता है, तो इसमें दो या दो से अधिक तत्वों के क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन वे कैसे होते हैं, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, उनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। अगली जो बात बताई कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। यदि कोई एक अणु की बात करें, यौगिक के एक अणु की बात करें, तो उनके अंदर उपस्थित जो परमाणु होंगे उनका अनुपात हमेशा स्थिर होगा। यानी जैसे मैं बात करूँ तो H2O का मॉलिक्यूल यदि मैं लूँ तो H2O में हाइड्रोजन के परमाणु 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। यदि मैं NH3 के परमाणु की बात करूँ तो इसमें हाइड्रोजन का 1 परमाणु होगा, हाइड्रोजन के 3 परमाणु होंगे। तो ये जो अनुपात है, परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात है वह हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है ना। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या का जो अनुपात है वो क्या रहेगा, निश्चित होता है। यह बात किसने बताई थी, डाल्टन ने। तो ये मुख्य अभिग्रही थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात बताई थी कि परमाणु जो है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। देखो इधर कि परमाणु जो है वह किसी न किसी रूप में होगा, जैसे या तो तत्व के रूप में होगा, या मिश्रण के रूप में होगा, या गैसीय पदार्थ है तो अणुओं के रूप में होगा। यानी परमाणु यदि प्रकृति के अंदर मौजूद है तो वह किसी न किसी रूप में होगा। अकेला परमाणु नहीं, इसके कुछ अपवाद जरूर है। अक्रिय गैस जो होती है उनके अंदर परमाणु ही होते हैं, लेकिन यदि अपन अधिकतम बात करेंगे, ज़्यादातर मात्रा में बात करेंगे, तो परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, वे किसी न किसी रूप में रहेंगे। या तो वो अणु के रूप में रहे, जैसे में गैसीय मॉलिक्यूल है तो वो किसके रूप में होंगे, H2O2 है ना, N2, ये अणुओं के रूप में होंगे। यौगिक के रूप में जैसे जल का अणु H2 है ना, NH3
अलावा रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। तो परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं रहते हैं, वे किसी न किसी अन्य रूप में उपस्थित रहते हैं। तो ये डाल्टन के मुख्य अभिग्रहित थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।